हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र जो हिंदी विषय का है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आपका सेकंड है। इसके पहले जो फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको आप ज़रूर देखें, और इसी पेपर का फर्स्ट जो पार्ट है वो यूट्यूब पे पहले से ही अपलोडेड है, वो भी आप लोग देख लें। और उसी के आगे के क्वेश्चंस ये हैं। एमपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र जिस तरह से होते हैं, जो आपका सिलेबस होता है जो है, उसी को ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस पेपर को हम लोग ने बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया है। तो आपको इनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले ही हैं, ये इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है पेपर में, की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ पे आपके पास एक चैप्टर है, उसमें एक कहानी है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो भगत की पुत्रवधू इसने उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद भगत जो थे वो अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में हैं। वे धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले ना पड़ जाएं। रोटियां बनाकर खिलाना चाहती थी, इसीलिए क्या है कि भगत की जो पुत्रवधू थी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां ने 80 बरस तक क्या किया, लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया, और शहनाई और सच्चे सुर के प्रति इनकी गहन श्रद्धा के कारण वे अपनी अमिट पहचान बनाने में सफल रहे। इसलिए उन्हें शहनाई की क्या मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं, अर्थात भटियार खाना हमेशा जैसे कि भट्टी जलती रहती है, उन्होंने क्या कहा, उसके लिए भटियार खाना कहा। अगला प्रश्न है, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर होता है। तो संस्कृत मानव वही है जो नई खोजें करता रहता है। किसी सिद्धांत को परिमार्जित करने वाले को संस्कृत मानव नहीं कहा जा सकता। वह साथ हो सकता है मानव की जो योग्यता आग और सुई धागे का अधिकार तारों की जानकारी तथा किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है। यह संस्कृति जब हमारे खान पान की तरीके हैं, सभ्यता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन परिचय से संबंधित आपको क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में, तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यहाँ क्या है कि मनु भंडारी और यतीन्द्र मिश्र का लेखक परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। पहला जो बिंदु है वो है आपका 2 रचनाएं और दूसरा है भाषा शैली। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जब भी जीवन परिचय आता है तो 2 रचनाएं तो आती ही आती हैं। तो आपको ये इनकी रचनाएं जो हैं मनु भंडारी जी की, ये याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको देखने मिल जाएं। तो मनु भंडारी की जो रचनाएं हैं उसमें जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है आंसर में। और यहाँ पे क्या है, पहली आपकी 1 प्लेट सैलाव, ये है। मैं हार गई दूसरी रचना। तीसरी है यही सच है। फिर है त्रिशंकु। इस तरह से आपको जो भी रचनाएं मनु भंडारी की इनमें से जो आसान लगें वो आपको कोई 2 रचनाएं तैयार कर लेनी हैं। फिर भाषा शैली की हम लोग बात करते हैं।
भाषा शैली कैसी थी? तो मनु भंडारी जी का साहित्य प्रेरण, चिंतन और संस्कार का साहित्य है। देखिए, भाषा शैली में आप अपने मन से भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर मनु भंडारी ने किस तरह की रचनाएं की थी, उस हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन रचनाएं जो हैं वो आपको प्रॉपरली अच्छे से याद होनी ही चाहिए। फिर आगे है कि उनकी उन रचनाओं में सड़ी गली परंपराओं का विरोध तथा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ स्वर दिखाई देता है। मनु भंडारी जी की एक रचना है जो है अपनी बेटी तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की समस्या का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। मनु भंडारी की भाषा जनता के करीब की भाषा है। उन्हें पढ़कर प्रतीत होता है कि मानो हमारी कोई सखी अपने जीते जागते अनुभवों और पीड़ा को व्यक्त कर रही हो। नगर महानगरों में प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग करती है। तो ये हैं मनु भंडारी जी की रचनाएं। फिर इसके बाद है यतीन्द्र मिश्र की दो रचनाओं की यदि हम बात करें तो दो रचनाओं में आपके लिए मिलेगा यदा कदा, एक रचना हो गई। दूसरी है द्योणी पर आलाप, ये दूसरी रचना है। तीसरी है आपकी अयोध्या और चौथी है अन्य कविता। इस प्रकार से ये चार रचनाएं आपको यतीन्द्र मिश्र जी की भी मिलेंगी, जिनमें से कम दो तो आपको तैयार कर ही लेनी है। फिर है इनका साहित्य की विशेषताएं पूछी गई हैं यतीन्द्र मिश्र जी की। तो यहाँ पे आपको है कि भाषा सरल और स्वाभाविक भावों के अनुकूल है। खड़ी बोली का सुधरा रूप है जिसमें उर्दू, तत्सम व देशज शब्दों का क्या है? प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने पूछा गया है कि वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं। प्रश्न है माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाती है, मन अल्पलावित हो जाता है और कानों में मधु घुल जाता है, वही माधुर्य गुण है। उदाहरण अनुराग भरे हरि बगान में शारद रागत अचूकनी सो। फिर इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ क्या करता है, क्यों भूल जाता है, ये हमें बताना है। बाल मन बड़ा सहज और सरल होता है, थोड़े से प्रलोभन से भी खुश हो जाता है। इसलिए भोलाराम गुरु जी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगते हैं। अपने मित्र को मजा करते देख वह स्वयं रोक नहीं पाते हैं। मार की पीड़ा खेल की कीड़ा से आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगते हैं। तो इसलिए जो थे वो भोलानाथ जो थे उन्होंने क्या किया, अपना सिसकना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो मित्र मंडली थी उसमें जाके वो खेलने लगे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक ही क्यों दिखाई दी? तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए लेखिका को लगा कि मैदानी क्षेत्रों में ऐसी अनेक मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं, जैसे गंगा को पतित पानी माना जाता है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 11 है
छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। छायावाद की दो विशेषताएं। पहली विशेषता है कि प्रेम और सौंदर्य का चित्रण अमूर्त तथा भाव प्रणय है, मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान है, प्रकृति का सजीव चित्रण है। इस तरह से ये आपको छायावाद की दो विशेषताएं, यहाँ पे 3 यहाँ इंक्लूड की गई हैं, जिनमें से 2 आपसे बननी ही बननी चाहिए। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 12 और इसमें हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का भाव पक्ष में हम लोग लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। उनके काव्य में मानवीय सौंदर्य, प्रेम, करुणा, वेदना, विरह के साथ साथ दार्शनिकता भी है। वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं। इनकी 2 रचनाओं की यदि बात करें तो आपका आ जाता है कामायनी, लहर, आंसू, झरना और प्रेम पथिक। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं, और जयशंकर प्रसाद की ये जो रचनाएं हैं इनमें से एक न एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पेपर में देखने मिलता है। तो ये रचनाएं आप चारों की चारों याद रखें जो यहाँ पे लिखी गई हैं। अगला है आपका कि जो नागार्जुन जी हैं, इनका आपको भाव पक्ष बताना है, साथ में रचनाएं बतानी है और साहित्य में स्थान भी बताना है। तो यहाँ पे है आपका कि बादल को घिरते देखा, और दूसरा जो रचना है आपकी वो है नागार्जुन जी ने लिखी है कालिदास। और यहाँ पे साहित्य में स्थान में हम लिख सकते हैं हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने या करने में इनका बहुत ही विशेष योगदान है, और हिंदी साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। साथ ही हिंदी साहित्य इसके बिना अधूरा है। इस तरह से आप लोग इनके साहित्य में स्थान को लिख सकते हो। याद रहे, रचनाएं एकदम सही सही हमसे पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी क्या आशय है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि की मधुर स्मृति ही उसकी यात्रा को संबल प्रदान करेगी, क्योंकि उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यथा से भरा हुआ रहा है। कवि अपनी दुख भरी जीवन यात्रा से थक चुका है। उसके जीवन में कुछ आनंद के क्षण आए, जो चांदनी रातों में प्रेयसी से मिलने की भांति सुखद है। इन्हीं सुखद मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन की राह में वह अपना सफ़र तय कर रहा है। इस तरह से इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, और इससे पहले मैं भेजल प्रश्न पत्र, ये सेकंड है, और उस सेकंड प्रश्न पत्र का भी सेकंड भाग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व करेंगे, और इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्नों के। और इसके अलावा जो आपके साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र डले हुए हैं वो आप ज़रूर देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज वीडियोस आपके लिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल निश्चित ही इन्हीं में से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है। आप भी जानते हैं प्री बोर्ड परीक्षा हुई है, हो सकता है उसमें भी आपका आया हो। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के रूप में व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान और उसकी घुंघराली लटों के रूप में। दूसरा है आपका, कवि बादलों को उत्साह और संघर्ष का भाव करने वाले कवि के रूप में देखते हैं। थर्ड है, जल रूपी शीतलता बरसाने वाले रूप में। फोर्थ है आपका, संसार की पीड़ा हरने वाले के सुख के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में, जो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्यों। तो कवि बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानता है। वह बादलों से अपेक्षा करता है कि वह अपना रूप दिखाकर संसार के सारे दुखों को अपनी शीतलता से कम कर दें, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है। रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए, कभी ताप और दुखों को दूर करने के लिए,
क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल और भोली सी होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। बड़ों की मुस्कान कुटिली, सोची समझी व अर्थपूर्ण होती है। वह तभी मुस्कुराते हैं जब उसकी इच्छा हो या सामने वाले में उनकी कोई रुचि हो। वह मुस्कान को नाप तोल कर और उद्देश्यपूर्ण करने के लिए, किसी को महत्व देने के लिए मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन बच्चे अपनी स्वाभाविक और सहज भावना से किसी को भी देखकर मुस्कुरा उठते हैं। यही मोहक मुस्कान सबका मन मोह लेती है। तो बच्चे की मुस्कान में और बड़ों की मुस्कान में जो अंतर है, यहाँ पे हम बिल्कुल स्पष्टली देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या अंतर हो सकते हैं। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। महाकाव्य का जो नायक है वो उदात्त गुणों से संपन्न होता है, किंतु खंड काव्य के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। महाकाव्य दीर्घ आकार लिए हुए होता है, जबकि खंड काव्य का जो आकार है वो छोटा होता है। महाकाव्य में समग्र जीवन चित्रित होता है, परंतु खंड काव्य में जीवन का एक या एक से अधिक रूप जो होते हैं वो चित्रण किया जाता है। अगला अंतर हम दे सकते हैं, अंतर जो आपका 5वां बनता है, महाकाव्य में उदात्त शिल्प होता है, परंतु खंड काव्य में उदात्त का गुण अनिवार्य है। चलिए, तो यहाँ पे ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक जो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं और यहाँ पे 15 तक। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।